आप तरफ से कोई सवाल हो तो सादर आमंत्रित। जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 11 साल पूरे होने पे। उन्होंने कहा 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आए, गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पैमाना क्या है? क्या एमपीआई पैमाना है? एमपीआई के बारे में यही कहा जाता है कि भाई जो आवास है, जल है, इसके बारे में अध्ययन होता है। उसमें गरीबी, उसके जीवन स्तर के अध्ययन नहीं होता। एमपीआई पैमाना नहीं है। और लोकसभा राज्यसभा में 16 बार सवाल पूछे गए, लेकिन कोई जवाब सरकार की तरफ से नहीं थे। 25 करोड़ आंकड़े क्या हैं, कहाँ से आ गए? फर्जी। सर, क्योंकि आपने पहलगाम की आतंकी हमले का जिक्र किया और आपने आर्टिकल 370 का भी जिक्र किया, आपका क्या है आर्टिकल 370 को के पे कहना? और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो सरकार बोलती है कि सुरक्षा और हालात बदल गए हैं, उसमें कहने में और करने में बहुत बड़ा फर्क है? देखिए, 370 तो इन्होंने हटा दिया, इनके एजेंडे में था। लेकिन राज्य का दर्जा क्यों छीन लिया आप? जम्मू कश्मीर तो पूर्ण राज्य था और भौगोलिक दृष्टिकोण से बड़े राज्यों में से एक है। यदि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो उसी के बराबर भौगोलिक क्षेत्रफल आएगा। उसको आपने राज्य का दर्जा छीन लिया, और राज्य का दर्जा छीन लिया तो सुरक्षा व्यवस्था आपकी थी, जिम्मेदारी आपकी थी। तो जिम्मेदार कौन है? सवाल तो यही है कि वहाँ 2000 लोग थे, सैलानी वहाँ थे, सुरक्षा के लिए एक जवान भी नहीं था। घटना घटी, 40-45 मिनट तक के पूछ पूछ के गोली मारते रहे। उसके बाद आपका एक्शन क्या रहा? क्या उस एरिया वैली को चारों तरफ से घेर लिया गया? आतंकवादी को पकड़ने के लिए आपने क्या कदम उठाए? और गृह मंत्री जी की जाने क्या औचित्य है? कोई औचित्य है? गृह मंत्री जी गए, उस मैदान में गए, घाटी के ऊपर में जो मैदान है वहां गए, क्या हुआ? क्या 4 आतंकवादी पकड़े गए? सवाल वहां जवानों को भेजना था, पुलिस को भेजना था, अर्धसैनिक बल लगाना था, एनएसजी लगाना था, हेलीकॉप्टर से करते 300 किलोमीटर दूर है वहां से सीमा। वो कार्रवाई क्यों नहीं किया? और जब इतनी बड़ी चूक हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आप 11 साल की उपलब्धियों को नाकामियों के तौर पर गिना रहे हैं, लेकिन उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इन 11 सालों में जातिगत जनगणना का ऐलान भी सरकार ने कर दिया है। टाइमलाइन भी आ गई, 2027 से शुरू भी हो जाएगा। ये इसलिए आप बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका मुद्दा जो है वो एक तरीके से बीजेपी ने छीन लिया है। दूसरी बात ये कह रही है बीजेपी कि आप अपने राज्यों में से इम्प्लीमेंट करने की बात करते थे। आपने तेलंगाना का तो कर दिया, लेकिन कर्नाटक और हिमाचल में अभी तक जो है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। आपकी टाइमलाइन नहीं बता पा रहे हैं और आप सरकार की टाइमलाइन पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि उन्होंने तारीख तक बता दी है। भारतीय जनता पार्टी के ये है ना, पूरा खाली है ऊपर। उसको केवल धर्म जाति लड़ाने के अलावा उसमें मास्टरी है। कैसे जातियों में लड़ाना है, कैसे धर्म में लड़ाना है, ये इनके उसकी मास्टरी है। लेकिन योजना कैसे बनाना, उसको लागू कैसे करना, उसमें वो जीरो है। मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी जीएसटी का विरोध करते रहे, और सरकार में आए तो क्या किया? केंद्र में आए तो जीएसटी लगाया और आधा रात को लोकसभा में पारित कराया। दूसरी आजादी। तो जीएसटी को उस समय विरोध कर रहे थे, अब क्यों? दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे जैसे रुपये का मूल्य गिरता है वैसे वैसे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा गिरती है। अब क्या हो रहा है? तीसरा, अब जाति जनगणना की बात आपने कही। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बयान देख लीजिए और प्रधानमंत्री को बयान दीजिए। वोट लेने के लिए तो कहते थे मैं भी पिछड़े वर्ग का हूं, मैं अति पिछड़े वर्ग का हूं, वोट लेने के लिए। और बयान क्या देते हैं?
इस देश में दो ही जातियां हैं, एक गरीब एक अमीर। राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना की बात करते उपहास उड़ा रहे थे। जब देश में माहौल बना जाति जनगणना का तो उन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन जो राहुल गांधी कर रहे हैं, जाति जनगणना केवल एक कॉलम जाति के लिख देने से काम नहीं चलेगा। उसे उस व्यक्ति के, उस परिवार के, उस जाति के सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी, ये सारी चीज उसमें आना चाहिए। तो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, इसका भी आकलन उस जाति जनगणना में होना चाहिए। क्या सरकार इस अपने फॉर्मेट में इस कॉलम को जोड़ रहे हैं? तो सरकार तो ये है कि राहुल जी चला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले चला रहे हैं? राहुल जी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बघेल साहब इधर इस तरफ सर। हाँ जी। मोदी सरकार ने अपने 11 साल के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बताया और बार बार गृह मंत्री इस बात को, हाल फिलहाल उन्होंने कई बार इस बात को कहा है कि 2026 तक देश को नक्सल मुक्त कर देंगे। आप एक ऐसे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे जहां बहुत ज़्यादा नक्सल प्रोन एरिया है। क्या आपको लगता है कि वास्तविकता आज के तारीख में ये है कि धीरे धीरे देश से नक्सलवाद और एक्सट्रीमिज्म जो है खत्म हो रहा है, और ये जो डेडलाइन दिया है क्या ये व्यवहारिक है कि 2026 तक देश नक्सल मुक्त हो पाएगा? देखिए, नक्सलवाद तो एक रेड कॉरिडोर था। आपने देखा होगा कि नेपाल से चलते हुए आपको केरल तक के वो रेड कॉर्नर बनाए थे, लेकिन बिहार में नक्सलवाद समाप्त है, झारखंड में भी बहुत कमज़ोर हो चुका है, छत्तीसगढ़ में पहले से सिमटा हुआ है, तेलंगाना में कोई घटनाएं नहीं होती, उड़ीसा में भी अब सीमित हो गए हैं, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में दिखाई देते हैं, गढ़चिरौली और चंद्रपुर का इलाका। लेकिन सवाल इस बात का है कि जब आप डेडलाइन, आपने तारीख तय कर दी, लेकिन इसकी सारी योजनाएं उस प्रकार से हुई क्या? 2022 में सबके पास आवास हो जाएगा, हुआ? नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं ये लोग करते रहते हैं। लेकिन आज जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूं। राहुल जी ने मुझे भेजा हुआ था, मैं 3 दिन वहां रह के आया भी था। स्थिति ये है कि अकेले बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले से 30 से 40 हजार नवयुवक युवती प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश पलायन कर गए हैं। उसका कारण है जबरिया उन लोगों को चिन्हित करके या तो पुलिस एफआईआर कर रही है उनके खिलाफ बिना कोई कारण के, या एनआईए एफआईआर दर्ज कर रही है, एनआईए केस बना रही है सैकड़ों तादाद में। यदि हजारों हो तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि अब कोई नक्सली पकड़ा जाता है, बड़े वाली बात छोड़ दीजिए, गांव में कोई नक्सली पकड़ा जाता है तो न मीडिया वाले को बताया जाता है, लोकल मीडिया को तो बिल्कुल ही नहीं बताते हैं। दिल्ली वालों के लिए जाकर भले दिखा देते हैं, अलग बात है, लेकिन लोकल मीडिया बीजापुर के, दंतेवाड़ा के, सुकमा के पत्रकारों को बताया तक नहीं जाता आज इतने नक्सली पकड़े गए, इतने मारे गए। तीसरी बात यह है, एनआईए की कार्रवाई ये हो रहा है कि पिछले 1-1.5 साल से जब से सरकार बदली है तब से एनआईए की गतिविधियां बढ़ी है और सैकड़ों तादाद में केस बनाए हैं, और 15 केस ऐसे हैं जिसका फैसला हो चुका है और वो बाइज्जत बरी हो गया। तो ये एनआईए के दबाव में और पुलिस के दबाव में वहां के नौजवान हैं वो प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य हो रहे हैं। फर्जी इनकाउंटर भी हुए हैं और वहां के लोग अब उनके आजीविका का साधन क्या है? गरीब लोग हैं। मनरेगा सरकार ने बंद कर दिया है। तेंदुपत्ता बेचते थे, वो बंद कर दिया है। तो अब मैं भोपालपट्टनम तक गया था, बिल्कुल मतलब तेलंगाना का बॉर्डर है।
वहाँ छोटे हाथी में भर के वो या तो महाराष्ट्र जा रहे हैं या तेलंगाना जा रहे हैं या आंध्र प्रदेश जा रहे हैं रोजगार की तलाश में। रोज जा नज़दीक में है तो रोज जाकर रोज आ जाते हैं, लेकिन अधिकांश लोग नौजवान लड़के लड़कियां प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। ये स्थिति इस सरकार की है कि आप ज़बरदस्ती पकड़ रहे हैं सैकड़ों तादाद में। हमारे सरकार में जो निर्दोष लोग जो बंद थे उसको छुड़वाने का काम हमने किया था। आज फिर से सैकड़ों लोग जेल में बंद कर दिए हैं। आंकड़े दे नहीं रहे, हमको तो मीडिया के माध्यम से पता चलेगा ना, तो मीडिया को भी जानकारी नहीं दे रहे कितने आपने नक्सली पकड़े। जो लोकल मीडिया या जगदलपुर के संभाग मुख्यालय देते थे या जिला मुख्यालय देते थे, लेकिन अब देना बंद कर दिया है। ये स्थिति है। बघेल साहब, मेरा सवाल है आपसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि पिछली बार जब आपने पूछा कि पहलगाम के आतंकी आखिर कहाँ हैं, सवाल आपने पूछा और कहा कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए इस मसले पर, तो 55 छापे छत्तीसगढ़ के भीतर पड़े हैं। आज फिर से आपने वही सवाल पूछ दिया है और कहा है कि बताइए कि 4 आतंकवादी वो कहाँ गए हैं, तो कितने छापों की उम्मीद करते हैं? अब वो उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं जब भी इस प्रकार से बयान दिया हूँ सरकार के जिसमें उसको जवाब देने में तकलीफ हुई है, जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, ऐसे सवाल पूछने पे जरूर हमारे यहाँ रेड पड़े हैं। लेकिन दिल्ली के पत्रकारों को बहुत देर से पता चलता है, क्योंकि मैं पिछले समय पत्रकार वार्ता यहाँ लिया था तो तत्काल बाद तीसरे चौथे दिन मेरे यहाँ छापे पड़े तो मैंने आपको बता दिया। नहीं तो रायपुर के पत्रकारों को तो बताते रहता हूँ। मैं आज आसाम जा रहा हूँ, देखना छापे पड़ेंगे। यूपी से होकर आया हूँ, अब छापे पड़ेंगे। हिमाचल से लौट के आया हूँ, अब छापे पड़ेंगे। अब पड़ता ही था, तो वो हमारी आदत पड़ गई है। कम से कम 650-700 छापे पड़े होंगे अभी तक छत्तीसगढ़ में। मतलब देश में इतना छापा किसी राज्य में नहीं पड़ा होगा। हाँ जी, अब हमारे घर आए थे तो मतलब क्या बताना, मतलब बेशर्मी घर लेडीज गारमेंट खोल के देख रहे थे यार। मतलब अपमानित करने का तरीका इनका ये है। मारना पीटना ये सामान्य बात है, उनके परिवार वालों को पीटना। मतलब स्थिति तो ये है, एक मुझे जानकारी है, एक व्यक्ति को उनके कहे अनुसार बोलने के लिए उसके पेशाब नली में रस्सी बांध दिया था। ये काम कर रही है ईडी और ईओडब्ल्यू। जैसे गन फाइट में आप कुछ भी करा सकते हो, इस प्रकार से प्रताड़ित करके भी कुछ करा सकते हो। ये स्थिति है हमारी छत्तीसगढ़ में। भूपेश जी, सरकार जहां 11 साल की अपनी उपलब्धियां पेश करते हुए कहती है कि जो है भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, वही अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो टॉप 10 में हम सबसे नीचे नंबर पे हैं। टॉप 10 क्या, आप बांग्लादेश से भी पीछे हैं, जिसको हमने आज़ाद कराया, नया देश बनाया, उससे भी हम पीछे हैं। आप इंडेक्स में देखेंगे तो कहीं नहीं टिकते। किसी भी सूचकांक के आप देखेंगे, आप कहीं नहीं है। कोई भी मानक में आप खरे नहीं उतर रहे हैं। सर, एक क्वेश्चन है कि कल बीजेपी ने कहा था कि कांग्रेस के शासनकाल में अगर 1 रुपया दिया जाता था तो गरीबों के खाते में 25 पैसे पहुंचते थे, लेकिन अब हमने 44 लाख करोड़ रुपए सीधे गरीब और जरूरतमंदों के खाते में डायरेक्ट पहुंचाए हैं। ये हमारी उपलब्धि है। एक डायरेक्ट जो पैसा देने के जो है ना, इसका भी विरोध ये लोग किए थे और गलत व्याख्या कर रहे हैं। राजीव जी ने कहा कि हम दिल्ली से भेजते हैं, वो राज्य सरकार के जाता है, वो राज्य सरकार फिर संभाग में भेजते हैं, जिले में भेजते हैं। तो जितने भी हमारे जिस एजेंसी जाते हैं तो अपना जो खर्चा होता है वो काटते हैं। भाई कोई इंजीनियर लगा है, कोई सब इंजीनियर है, तो तनख्वाह भी उसमें शामिल हो जाता है। करते करते होता है कि 15 पैसा पहुंचता है। इसलिए राजीव जी ने कहा था। अब वो गलत व्याख्या कर रहे हैं। एक सवाल है सर, ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के एक पुराने नेता थे अरविंद नेताम, जो अभी है भाई।
भगवान 2023 सताई- चुनाव से पहले वो छोड़ दिए थे। हाँ। तो अभी हाल ही में वो आरएसएस मुख्यालय में जाके एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट भी किए। तो कांग्रेस का जो हमने टैली देखा था 18 और 23 के बीच, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, उस कांग्रेस का टैली नीचे आया था। तो अरविंद नेताम का अभी आरएसएस मुख्यालय में जाके स्पीच देना, पार्टिसिपेट करना, इससे आपको लगता है कांग्रेस का जो ट्राइबल पॉलिटिक्स में होल्ड है, कोई इम्पैक्ट होगा उसमें? देखिए, अरविंद नेताम जी अभी आरएसएस मुख्यालय में आने के बाद मतांतरण की बात उन्होंने कही। मतांतरण बहुत हो गया। मैं तो अरविंद नेताम जी से पूछना चाहता हूं कि आपने राजनीतिक मतांतरण कितने बार किया है? पहले कांग्रेस में थे, फिर बसपा में गए, फिर भाजपा में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर अब तो बीजेपी नहीं, आरएसएस वाले हो गए। तो राजनीतिक मतांतरण आप कितने बार करेंगे? आदमी तो मतांतरण एक आध बार करता है, लेकिन ये तो कितने बार कर लें उसके बारे में क्या चर्चा करना। धन्यवाद।